आज के इस नए विस्तृत विश्लेषण में सभी का पूरे उत्साह के साथ मैं स्वागत करता हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज 7 मार्च 2026 है और आज की जो हमारी स्रोत सामग्री है ना, वो कोई आम दस्तावेज या कोई सूखी सी रिपोर्ट बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमें समय में काफी पीछे ले जाती है, लेकिन इसके भीतर जो छिपे हुए सवाल हैं वो आज के दौर में भी उतने ही तीखे महसूस होते हैं। हाँ, और ये बात इस चर्चा को बहुत खास बनाती है। सही कहा। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो महान साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बेहद ही दिलचस्प और तीखी किताब है। इस पुस्तक का नाम है चतुरी चमार, जो कि पहली बार 1945 में प्रकाशित हुई थी, है ना? हाँ, प्रथम संस्करण 1945, किताब महल इलाहाबाद से। आज हम इस संग्रह के कुछ चुनिंदा कहानियों के अंशों पर बात करेंगे। इस संग्रह का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। 1945 का भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो रहा था और देश के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। एक संक्रमण काल था वो। हाँ, ये किताब उस समय के ग्रामीण और शहरी भारतीय समाज की बिल्कुल नंगी सच्चाई को हमारे सामने रखती है। इसमें जातिगत भेदभाव की कड़वी हकीकत है, न्याय व्यवस्था का खोखलापन है और सबसे बड़ी बात क्या? सत्ता और ताकत के खिलाफ एक आम आदमी के अनूठे बिना आवाज वाले विद्रोह की झलक है। निराला जी ने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को सिर्फ सहानुभूति के नजरिया से नहीं देखा, बल्कि उन्हें अपने साहित्य के केंद्र में एक सशक्त आवाज के रूप में स्थापित किया है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस संग्रह की मुख्य कहानी से, जिसका नाम ही चतुरी चमार है। जी। ये जो मुख्य पात्र है चतुरी, इसके बारे में पढ़ते हुए मुझे लगा कि ये कोई साधारण इंसान बिल्कुल नहीं है। साधारण तो वो बिल्कुल नहीं था। ये जिला उन्नाव के गढ़ाकोला गांव का एक मूची है। स्रोत में एक जगह जिक्र है कि इसके बनाए हुए जूते इतने मजबूत हैं कि लोग कहते हैं कि बांदा और चित्रकूट के जूतों से भी ज्यादा चलते हैं। हाँ, वो प्रसंग बहुत मजेदार है। पासी और किसान जो कंटीली झाड़ियों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर दिन रात दौड़ते हैं, उनके पैरों में भी चतुरी के जूते 2-2 साल तक टस से मस नहीं होते। ये जूतों की मजबूती दरअसल चतुरी के अपने चरित्र की मजबूती का प्रतीक है। लेकिन चतुरी का जो व्यक्तित्व है वो सिर्फ एक कुशल कारीगर तक सीमित नहीं है, वो बहुत बहुआयामी है। मतलब वो जूते बनाने के अलावा भी कुछ करता था। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कबीर के निर्गुण पदों का बहुत बड़ा ज्ञानी है। अरे वाह! स्रोत में लेखक निराला खुद स्वीकार करते हैं कि पहले वे ग्रामीण लोगों के इन निर्गुण पदों का मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता होगा कि ये अनपढ़ लोग क्या ही गा रहे हैं ना। एकदम वही। लेकिन जब चतुरी ने उन्हें कबीर के पदों का असली और गहरा दार्शनिक अर्थ समझाया तो वो हैरान रह गए। और ये कोई छोटी बात नहीं है। निराला जी खुद हिंदी साहित्य के इतने बड़े दिग्गज, छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। उनका एक ग्रामीण मोची के ज्ञान से प्रभावित होना बहुत कुछ कहता है ना? चतुरी बिना किसी स्कूली शिक्षा के जीवन के इतने गहरे दर्शन को समझता था कि निराला जी खुद उसके ज्ञान के प्रशंसक बन गए। उन्होंने चतुरी को अपना अवेतनिक यानी बिना किसी फीस का गुरु मान लिया। ये उस समय के समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा था, जो मानता था कि ज्ञान पर सिर्फ कुछ खास जातियों का ही एकाधिकार है। एकदम सही। इसी बात पर स्रोत में एक बहुत ही रोचक और एक तरह से दिल को झकझोर देने वाला किस्सा भी है। वो अर्जुन वाला किस्सा। हाँ, लेखक निराला चतुरी के 17 साल के बेटे अर्जुन को पढ़ाना शुरू करते हैं। गांव वालों के लिए बड़ी बात थी कि एक दलित का बेटा पढ़ना सीख रहा है। और समाज को ये मंजूर कहाँ था? वही तो। तभी कहानी में लेखक का अपना सगा भतीजा आता है, जो एक ब्राह्मण लड़का है और अर्जुन से उम्र में काफी छोटा है। वो अर्जुन को अपनी सवर्ण श्रेष्ठता का एहसास कराता है। एक छोटे से बच्चे में इतना अहंकार! वो अर्जुन को घेर लेता है और उसके उच्चारण का मजाक उड़ाता है। अर्जुन गुण को गुड़ और गणेश को गणेश बोलता है। छोटा बच्चा उसे बुरी तरह डांटता है, डराता है और अर्जुन बेचारा चुपचाप सहम जाता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि कैसे बचपन से ही जातिगत श्रेष्ठता और भेदभाव के बीज बो दिए जाते हैं। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसे शायद दुनिया की कुछ समझ भी नहीं है। बिल्कुल, जिसे दुनिया के जटिल समीकरणों की कोई समझ नहीं है, वो भी अपनी जाति के अहंकार में अपने से दुगनी उम्र के एक इंसान को सिर्फ इसलिए अपमानित कर पा रहा है क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ने उसे ये जन्मजात अधिकार दे रखा है। और लेखक ये सब देख रहे होता है। हाँ, लेखक इसे दूर से छुपकर देखते हैं और इस बात को गहराई से महसूस करते हैं
कि सामाजिक संस्कारों की ये रूढ़िवादी जड़ें कितनी गहरी हैं। एक बच्चे का व्यवहार पूरे समाज की मानसिकता का आईना बन जाता है। ये तो हुई एक छोटे बच्चे के अहंकार की बात, लेकिन मुझे स्रोत में ये देखकर और भी मजा आया कि लेखक खुद इन तथाकथित उच्च वर्ग के ठेकेदारों से कैसे निपटते हैं। वो किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। गांव के रूढ़िवादी ब्राह्मण लेखक से इसलिए नाराज रहते हैं क्योंकि वो मांस खाते हैं। जब कुछ ब्राह्मणों ने ताना मारते हैं तो लेखक उनसे बहस करने के बजाय उन्हें उन्हीं के शास्त्रों के ज्ञान से निरुत्तर कर देते हैं। उन्होंने वो काबुल वाला उदाहरण दिया था ना? हाँ, वो उन्हें रामचंद्र जी के समय के एक ऋषि का उदाहरण देते हैं जो काबुल में कबाब खाकर धर्म का प्रचार करते थे। ये निराला जी का अपना एक बौद्धिक विद्रोह था। वे उन ब्राह्मणों को उन्हीं की भाषा और उन्हीं के तर्कों में उलझा रहे थे। और तो और उनकी झूठी पवित्रता और छुआछूत का मजाक उड़ाने के लिए लेखक सबके सामने एक आवारा नौकर से बीड़ी मांगकर सुलगा लेते हैं। ये देखकर वो रूढ़िवादी लोग और भी तिलमिला जाते हैं। ये स्थापित मान्यताओं को सीधे तौर पर चुनौती देने का एक तरीका था, और इसी चुनौती और विद्रोह का एक और बड़ा रूप हमें इसी कहानी के अगले हिस्से में दिखता है, जहां ग्रामीण स्तर पर राजनीति और जमींदारी के गठजोड़ का जिक्र है। वो झंडे वाला प्रसंग। हाँ, गांव के महावीर जी के मंदिर पर कांग्रेस का एक झंडा लगा है। 1945 का समय है, तो कांग्रेस का झंडा सीधे तौर पर ब्रिटिश राज और उनके वफादार जमींदारों के खिलाफ बगावत का प्रतीक था। बिल्कुल, वो झंडा बारिश से धुलकर सफेद हो चुका है, लेकिन जमींदार उस झंडे से इतना चिढ़ता है कि वो पुलिस के दरोगा को उसे उखड़वाने के लिए बुला लाता है। वो दृश्य वाकई बहुत ही व्यंग्यात्मक है। जब दरोगा लेखक से पूछताछ करने आता है और बड़ी अकड़ में पूछता है कि क्या आप कांग्रेस में हैं, तो लेखक का जवाब क्या होता है? लेखक बहुत चतुराई से कहते हैं, मैं तो विश्व सभा का सदस्य हूं। विश्व सभा? दरोगा को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये विश्व सभा क्या चीज है। लेखक उसे नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम गिनाने लगते हैं। दरोगा बेचारा अपनी अज्ञानता के जाल में उलझकर बैरंग लौट जाता है और जमींदार झेप जाता है। लेकिन जमींदार इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। जब वो लेखक का कुछ नहीं बिगाड़ पाता तो वो अपना सारा गुस्सा चतुरी जैसे गरीब और कमजोर लोगों पर निकालता है। बेगार प्रथा के जरिए, है ना? हाँ, चतुरी को हर साल जमींदार के सिपाहियों को मुफ्त में एक जोड़ा जूता देना पड़ता था, जिसे बेगार कहते थे। जब चतुरी इसका विरोध करता है तो जमींदार उसे सबक सिखाने के लिए उस पर मुकदमा कर देता है। और गांव के लोग इतने डरे हुए हैं कि कोई चतुरी के पक्ष में गवाही देने को तैयार ही नहीं होता। ये दिखाता है कि सत्ता कैसे न्याय को अपनी मुट्ठी में रखती है। पर चतुरी भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। लेखक की मदद से वो कुछ पक्के गवाहों का इंतजाम करता है और अदालत में केस जीत जाता है। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। वो 10 कोस पैदल चलकर उन्नाव जाता है और वहां से लौटकर खुशी से लेखक को बताता है कि काका, दस्तावेज यानी वाजिब उल अर्ज में जमींदार को मुफ्त जूता देने का कोई नियम दर्जी नहीं है। ये वाजिब उल अर्ज उस समय के गांवों का आधिकारिक दस्तावेज होता था, जिसमें जमींदार और रैयत के अधिकारों का ब्यौरा होता था। चतुरी का ये केस जीतना एक गरीब मोची की सामंती व्यवस्था पर बहुत बड़ी जीत थी। उसने साबित कर दिया कि अगर सही ज्ञान हो तो शोषक व्यवस्था को भी चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल। तो गांव की जमींदार की सत्ता तो एक दस्तावेज और थोड़ी सी हिम्मत के आगे हार गई। लेकिन क्या होता है जब हम इन धूल भरी पगडंडियों से निकलकर शहर की चमचमाती सड़कों पर पहुंचते हैं? परिवेश बिल्कुल बदल जाता है। निराला जी की दूसरी कहानी सखी हमें सीधे लखनऊ ले जाती है। यहाँ परिवेश बिल्कुल अलग है। हम इजाबेला थोबन कॉलेज की छात्राओं के बीच पहुंच जाते हैं। यहाँ 2 महिला किरदारों के बीच का जो अंतर है वो बहुत कुछ कहता है। यहाँ वर्गीय असमानता यानी क्लास डिवाइड बहुत साफ दिखता है। एक तरफ है ज्योतिर्मयी, जिसे सब ज्योत कहते हैं। वो बहुत अमीर है, चुलबुली है और बेफिक्र है। उसके लिए जीवन एक खेल की तरह है। हाँ, और दूसरी तरफ है लीला, जो बेहद गरीब है। लीला का जीवन तो पूरा एक संघर्ष है। वो कॉलेज के बाद एक तालुकदार की पत्नी को ट्यूशन पढ़ाने जाती है, जिसके लिए उसे महीने के 40 रुपए मिलते हैं। उस जमाने में तालुकदार बहुत बड़े जमींदार या रियासतदार होते थे, जिनके पास अपार संपत्ति होती थी। और 1945 में 40 रुपए कच्ची खासी रकम हुआ करती थी। लेकिन लीला के लिए वो रकम भी कम थी, क्योंकि उसी से वो अपनी बूढ़ी माँ और छोटे भाइयों का खर्च चलाती थी। इसी रोजमर्रा के संघर्ष के बीच एक दिन एक डरावनी घटना घटती है। जब वो भैंसाकुंड सुलियो उठाई होती है, हाँ। रास्ते का सन्नाटा देखकर 2 गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। लीला बहुत घबरा जाती है जी। तभी उसे सामने से एक कोट हैट पहने साहब आते हुए देखते हैं। डर के मारे लीला मदद के लिए उनके पास भाग कर जाती है। वो साहब कोई आम आदमी नहीं,
बल्कि श्यामलाल नाम के एक आईसीएस ऑफिसर होते हैं। आईसीएस यानी इंपीरियल सिविल सर्विस, जो आज के दौर के आईएएस अफसर के बराबर, या यूं कहें कि उस समय ब्रिटिश राज में उससे भी ज्यादा रसूखदार पद था। वे गुंडों को भगाकर लीला को बचाते हैं, लेकिन रास्ते में जब उन्हें पता चलता है कि लीला उसी कॉलेज में पढ़ती है जहां जोत पढ़ती है, तो वे बड़ी उत्सुकता से जोत के बारे में पूछने लगते हैं। असल में श्यामलाल ने जोत के पिता को शादी का प्रस्ताव भेजा हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी तक जोत को देखा नहीं है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगले दिन जब लीला कॉलेज पहुंचती है तो वो जोत को ये पूरी घटना विस्तार से बताती है। और जोत का रिएक्शन क्या होता है? सामान्य तौर पर उस समय कोई भी लड़की ऐसे अफसर से शादी के प्रस्ताव पर खुशी से उछल पड़ती, लेकिन जोत उस अफसर को जो पत्र लिखती है वो तो बस कमाल है। वो बहुत ही हाजिर जवाबी से लिखती है कि जनाब, चूंकि आपने मेरी दीदी यानी लीला की रक्षा की है, तो एक तरह से आप मेरे जीजा हुए, इसलिए हमारा रिश्ता अब एक जीजा साली का हो गया है। इस पत्र की गहराई और इसके व्यंग्य को समझिए। ये उस दौर की शिक्षित महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके आत्मविश्वास का एक शानदार उदाहरण है। एक आईसीएस अफसर से शादी करना बहुत बड़ा सपना माना जाता था उस समय। सामाजिक रुतबे का प्रतीक था, लेकिन जोत उस सत्ता और रुतबे के सामने झुकती नहीं है। वो अपनी सहेली के सम्मान को आगे रखती है और रूढ़िवादी विवाह प्रस्तावों पर एक बहुत ही करारा, मजाकिया लेकिन तीखा प्रहार करती है। एक तरह से उसने उस अफसर के घमंड को एक झटके में चकनाचूर कर दिया। हाँ, और ये महिलाओं की आपसी एकजुटता को भी दर्शाता है। उसने ये परवाह नहीं की कि सामने वाला कितना ताकतवर है। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि जोत ने अपनी समझदारी से सत्ता को हावी नहीं होने दिया। लेकिन शहर की हर कहानी इतनी हल्की फुल्की नहीं होती। बिल्कुल नहीं। स्रोत में दी गई तीसरी कहानी न्याय हमें दिखाती है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और शहरी व्यवस्था का असली काला चेहरा सामने आए तो क्या होता है। गोमती नदी के किनारे का एक बेहद खूबसूरत और शांत सुबह का दृश्य है। लेकिन तभी इस खूबसूरती के बीच राजीव नाम के एक युवक को एक घायल आदमी मिलता है। उस आदमी के सीने में छुरे मारे गए हैं और खून बह रहा है। राजीव उस अजनबी को इंसानियत के नाते अपने कंधों पर उठाकर अपने डेरे पर ले जाता है। वो आदमी मरणासन्न है। वो राजीव को सिर्फ इतना बता पाता है कि चौक से आ, और मारने वाले का नाम आधा ही बोल पाता है, मैं, और फिर उसके प्राण निकल जाते हैं। इसके बाद जो होता है वो समाज की संवेदनहीनता की इंतहा है। मैंने स्रोत के वो हिस्से पढ़े जहां राजीव मदद के लिए पड़ोस में रहने वाले एक अमीर रईस के पास जाता है। वो सोचता है कि कार मिल जाएगी तो मदद हो जाएगी। हाँ, वो सोचता है कि ये आदमी अपनी मोटर कार दे देगा तो शायद जान बच जाए या पुलिस तक जल्दी पहुंचा जा सके। लेकिन वो रईस क्या कहता है? वो कहता है, मेरे पास सिर्फ 6 मिनट हैं, मुझे डिप्टी कमिश्नर से मिलने जाना है। कितनी संवेदनहीन बात है। और वो अपनी मोटर देने से साफ मना कर देता है। एक इंसान की जान जा रही है, लेकिन उस अमीर आदमी को ब्रिटिश राज के एक डिप्टी कमिश्नर से अपनी मुलाकात की ज्यादा फिक्र है। ये उस औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है जहां अपने से ऊंचे अफसर को खुश करना किसी भी मानवीय संवेदना से ऊपर था। लेकिन व्यवस्था का सबसे विभत्स चेहरा तो थाने में सामने आता है। दरोगा का रवैया तो और भी हैरान करने वाला था। जब राजीव थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है तो दरोगा असल कातिल को खोजने के बजाय उल्टे राजीव पर ही शक करने लगता है। दरोगा के बेतुके सवाल देखिए। वो पूछता है कि क्या तुमने चाकू निकाला? वो नदी किनारे बोल रहा था तो यहाँ आकर क्यों चुप हो गया? दरोगा के तर्कहीनता देखिए। वो एक ऐसे युवक को फंसाने की कोशिश कर रहा है जो एक मरते हुए आदमी की मदद कर रहा था। बिना किसी ठोस सबूत के दरोगा राजीव को ही गिरफ्तार कर लेता है। ये देखकर तो सच में खून खौल उठता है। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। थाने में अचानक एक आधुनिक और पढ़ी लिखी युवती आती है, और वो अकेली नहीं है, उसके साथ 30 गवाह हैं। 30 गवाह? वो दरोगा को बताती है कि उसने कल रात एक आदमी को भागते हुए पकड़ा था जिसके कपड़ों पर खून था और उसकी कमर में 700 रुपए थे। और वो आदमी कोई और नहीं, मेहताब अली था, जो चौक का एक जाना माना बदमाश है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो युवती दरोगा को बताती है कि रात को उस बदमाश को दरोगा के ही हवाले किया गया था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था के भ्रष्टाचार और उसकी लीपापोती को नंगा कर देता है। दरोगा ने यकीनन रिश्वत लेकर या किसी दबाव में उस असली कातिल मेहताब अली को छोड़ दिया था। और जब हत्या का मामला सामने आ गया तो एक बेकसूर युवक राजीव को फंसाने की कोशिश की ताकि केस बंद किया जा सके। लेकिन जब वो युवती 30 गवाहों के साथ आ गई और दरोगा की पोल खुलने लगी तो उसे समझ आ गया कि अब वो फंस जाएगा। और अपनी इज्जत बचाने के लिए उस दरोगा ने केस की फाइल में जो लिखा वो सच में डराने वाला है।
उसने क्या लिखा था? उसने रिपोर्ट में लिख दिया कि ये मरने वाला आदमी कोई क्रांतिकारी था जो बम बनाते हुए धमाके में मारा गया। बाप रे, सत्य को पूरी तरह कुचल दिया गया। एक बेकसूर इंसान की हत्या को एक झूठी कहानी से ढक दिया गया ताकि पुलिस की नाकामी और भ्रष्टाचार छुप सके। ये दर्शाता है कि सत्ता किस तरह सच पर एकाधिकार रखती है। जो फाइल में लिख दिया गया वही इतिहास बन जाएगा। असली कातिल आजाद घूमता रहेगा और एक निर्दोष की मौत को एक झूठी कहानी बना दिया जाएगा। हमने अब तक देखा कि सत्ता का गुरूर गांव में भी है और शहर में भी। न्याय व्यवस्था भी उसी के इशारों पर नाच रही है। ऐसे में एक आम आदमी के पास क्या रास्ता बचता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो सिर्फ पिसने के लिए बना है? इसी सवाल का जवाब हमारे स्रोत की अंतिम कहानी राजा साहब को ठेंगा दिखाया में मिलता है। ये कहानी आम आदमी के मौन विद्रोह का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। वो नहर वाला दृश्य। हाँ, बंगाल और उड़ीसा को जोड़ने वाली एक शानदार नहर का दृश्य है। राजा साहब अपनी शानदार किश्ती में सवार हैं। उन्होंने रेशमी शर्ट और सुनहरे स्लीपर पहने हैं। उनके सिपाही किनारे पर कतार बांधकर उन्हें सलामी दे रहे हैं। राजा साहब पूरे घमंड में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सैर कर रहे हैं। उनके लिए ये नहर, ये प्रकृति, ये सब उनकी जागीर है। लेकिन तभी शक्तिपुर नाम के एक बागी गांव का एक ग्रामीण, जिसका नाम विश्वंभर है, दृश्य में आता है। वो नहर के किनारे किनारे राजा की नाव के साथ भागने लगता है। सिपाही पीछे छूट जाते हैं। विश्वंभर राजा साहब का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। और जब राजा साहब की नजर उस पर पड़ती है तो वो जो करता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। उसने कुछ कहा तो नहीं था ना? नहीं, वो अपना खाली पिचका हुआ पेट दिखाता है, फिर अपने ही गाल पे जोर से थप्पड़ मारता है और अंत में अपने दोनों हाथों से राजा को ठेंगा यानी अंगूठा दिखा देता है। तो इस सब का क्या मतलब है? वही तो, एक मामूली सा ग्रामीण जिसके पास कोई सत्ता नहीं है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये दृश्य अपने आप में एक पूरा घोषणा पत्र है। विश्वंभर ने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन उसके इशारे साफ थे। खाली पेट दिखाने का मतलब? खाली पेट दिखाना मतलब तुम राजा हो, लेकिन तुम्हारी जनता भूखी है। तुम्हारी इस रेशमी शर्ट और सुनहरे स्लीपरों के नीचे हमारी भुखमरी छिपी है। और खुद को थप्पड़ मारना? खुद को थप्पड़ मारना एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। इसका मतलब है धिक्कार है हम पर, जो हम तुम्हारे जैसे राजा की प्रजा है। ये थप्पड़ सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि इस पूरी खोखली व्यवस्था को है। और अंत में ठेंगा दिखाना? ये सत्ता के उस पूरे दिखावे और ताकत को सिरे से खारिज करना है। बिल्कुल, यानी वो राजा को बता रहा है कि तुम अपनी नजर में चाहे जितने बड़े हो, मेरी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके पास कितनी भी सेना क्यों ना हो, वो आम जनता के भीतर छिपे विद्रोह को खत्म नहीं कर सकती। ये बिना एक शब्द बोले सत्ता के मुंह पर आम आदमी का सबसे तीखा तमाचा है। राजा अपनी नाव में बैठा अपनी ताकत पर इतरा सकता है, लेकिन वो उस ग्रामीण के मन में पल रही उस नफरत और उस विद्रोह को नहीं रोक सकता। जब हम इन सभी कहानियों पर एक साथ विचार करते हैं जो 1945 में लिखी गई थी, तो मन में एक सवाल आता है कि क्या आज के दौर में कुछ बदला है? बिल्कुल। क्या ये कहानियां सिर्फ इतिहास के पन्ने हैं या आज भी हमारे समाज का आईना है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या हम आज भी अपने आसपास किसी चतुरी को नहीं देखते? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे समाज उसके कपड़ों, उसकी जाति या उसकी पृष्ठभूमि के कारण नजरअंदाज कर देता है, जबकि उसके भीतर ज्ञान का पूरा समंदर भरा होता है? ऐसे कई लोग मिल जाएंगे। और क्या? आज का जो सिस्टम है वो न्याय की कहानी वाले उस दरोगा से बहुत अलग है, जहां रसूखदार लोग तो बच निकलते हैं और निर्दोष पिस जाते हैं। देखा जाए तो निराला जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, बल्कि समाज को खुली आंखों से देखने से, उसके दर्द को महसूस करने से मिलता है। इन कहानियों में जो व्यंग्य है, जो दर्द है, वो आज भी उतना ही चुभता है। सही बात है। और अंत में एक बहुत ही बारीक बात उभर कर आती है जिस पर गहराई से सोचना चाहिए। स्रोत सामग्री में चतुरी कबीर के निर्गुण पदों को ही क्यों गाता था? निर्गुण भक्ति यानी निराकार ईश्वर की भक्ति। हाँ, एक ऐसा ईश्वर जिसका कोई रूप नहीं, कोई मंदिर नहीं। क्या ऐसा सिर्फ इसलिए था कि उसे वो दर्शन पसंद था, या फिर इसके पीछे कोई और सामाजिक मजबूरी थी? यही सोचने वाली बात है। क्या ऐसा इसलिए था कि सगुण भक्ति यानी मूर्ति पूजा और मंदिरों में तो उस समय उसकी जाति के कारण उसे प्रवेश ही नहीं मिलता था? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। जब समाज के ठेकेदारों ने भगवान को मंदिरों में कैद कर लिया और कुछ वर्गों के लिए दरवाजे बंद कर दिए, तो हाशिए पर खड़े समाज ने क्या किया?
क्या निर्गुण दर्शन उस समय के शोषित समाज का केवल एक धार्मिक विश्वास था, या फिर एक कठोर जातिवादी समाज में अपनी मानसिक गरिमा और अपने अस्तित्व को बचाए रखने का एक बेहद कूटनीतिक मनोवैज्ञानिक हथियार था? मनोवैज्ञानिक हथियार? ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। जहां समाज उन्हें भगवान से दूर कर रहा था, वहां उन्होंने एक ऐसे ईश्वर को अपना लिया जिसे किसी पुजारी की, किसी मंदिर की या किसी बिचौलिए की जरूरत ही नहीं है। यह एक ऐसा विद्रोह था जो धर्म के आवरण में छिपा हुआ था। बिल्कुल, उन्होंने व्यवस्था को उसी के खेल में मात दे दी थी। ये सच में एक ऐसा विचार है जो बहुत देर तक जहन में गूंजता रहेगा। एक मूची का गीत सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान को बचाने की ढाल बन जाता है। सही कहा आपने। तो इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत सामग्री के इन पन्नों से हमने जो भी सीखा वो इतिहास को और आज के समाज को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। उम्मीद है श्रोताओं को भी ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी होगी। जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसे ही नए ज्ञानवर्धक विस्तृत विश्लेषण के साथ, जहां हम फिर किसी नए विषय की गहराइयों में उतरेंगे। धन्यवाद।